ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बीआईए। कल हमने क्या किया था? कल हमने एक ओवरव्यू लिया था बीआईए का। हमने कहा था कि जो है वो हमने इसे कैसे लेके चलना है, और आज जो है वो हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि कंफर्म बात है कि यहाँ से एक सवाल तो आना ही आना है। आई कि आपने कहा है कि सिर्फ इस एक अकेले चैप्टर से, सस्टेनेबिलिटी से 10 से 15 नंबर का पेपर आना है, और ऊपर से पहली अटेम्प्ट भी है। तो पहली अटेम्प्ट का मतलब है यहाँ से, मतलब उसने पूछना ही पूछना है, वरना एक ऐसा नया टॉपिक क्यों आई कैप इंट्रोड्यूस करा है जिससे आई कैप ने कुछ सवाल पूछना ही ना हो। तो इस टॉपिक की जो है वो इम्पोर्टेंस ठीक ठाक है। थोड़ा सा अगर कोर्स से हट के बात करूं तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ना सिर्फ आपके सिलेबस के हवाले से है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को कोई अच्छे इंसान कंसिडर करते हैं, तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी अपने दिल में जो है वो रख लें, तो शायद इससे हमारा भला भी हो, शायद हमारे आसपास के लोगों का भला भी हो। तो आप शुरू में कहेंगे अली शायद ने तो इमोशनल इमोशनल बातें स्टार्ट कर दी। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा लिमिट्स के अंदर रहते हुए, ये ना हो कि मैं जो बिल्कुल ही जो है वो खुतबा यहाँ करना स्टार्ट कर दूं एथिक्स के ऊपर। हमने कोर्स गाइडलाइंस के अंदर रहते-रहते बात करनी है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मैं बोले चला जा रहा हूँ, होती कौन है सस्टेनेबिलिटी? तो सस्टेनेबिलिटी, इससे पहले कि हम पढ़ें उसकी डेफिनिशन, बुक ने आपको क्या बताना है बेहतर समझा? बैकग्राउंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या? इससे पहले कि अब मैं आपको जो है वो स्लाइड्स पे लेके जाऊँ, ओवरऑल मैं आपको मेथड बताता हूँ हम किस तरह पढ़ते होते हैं पोस्ट बैच वालों के लिए स्पेशली। बेसिकली ये जो आपके सामने स्क्रीन पे ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नज़र आ रहा है, इसमें मैंने जो है वो पूरे चैप्टर्स को जो है वो पूरे चैप्टर को अपने हवाले से जो है वो थोड़ा-सा समराइज़ किया हुआ है। ये हमारी एक तरह से स्लाइड्स हैं। यहाँ पे जो है वो 2-2 3-3 4-4 लाइनों में जो है मैंने हर आईकैप की बुक के टॉपिक को जो है वो समराइज़ करने की कोशिश की है, हल्की सी एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश की है, और उसके बाद में ऊपर जो है वो आपको पेज नंबर्स भी लिखे नज़र आ रहे होंगे कि पेज नंबर 182 टू 184, कि आज जो हमने पढ़ना है ये आईकैप की बुक का पेज नंबर 182 से लेके 184 का होगा। आज मैं स्लाइड्स की बेस पे जो है वो आपको पढ़ाऊँगा। फिर आपने होमवर्क के तौर पे आईकैप की बुक का पेज 182 टू 184 जो है वो जाके पढ़ लेना है। कहीं कोई लाइन मुश्किल लगे, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आपने कल जो है वो क्लास के स्टार्ट में पूछ लेना है। कल चूँकि हमने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी नहीं थी जिसका जो है वो डिस्कशन हो सके, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डे 1 हमारा आज प्लान है कि 3 हमने पेजेस के बराबर जो है वो सामान पढ़ना है। तो सस्टेनेबिलिटी की सबसे पहले बैकग्राउंड, क्यों स्टार्ट हुई सस्टेनेबिलिटी? इट बिगैन एज़ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हेवी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़। आपने, अगर आप लोग इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस हैव बीन अ डिजास्टर फॉर मैनकाइंड। और अगर ये शायद मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल दी, तो मैं आपको उसको उर्दू तर्जुमा में बता दूँ। इसका उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, वो जो बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप वगैरह में फैक्ट्रियाँ लगना स्टार्ट हुई थी, इसके कॉन्सेक्वेंसेस, इसके नेगेटिव जो साइड इफेक्ट्स थे, इसकी जो बुराइयाँ सामने आई, उसने इंसान को बर्बाद करके रख दिया। क्या मतलब इसका? कि लोग क्यों इतने फैक्ट्रियों के खिलाफ है? फैक्ट्रियों से क्या चीज़ चेंज हुई? पहले जो है वो घर मोहल्ले में जो है वो चीज़ें बनती होती थी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, डबल रोटी की बात करें, आप लोग नाश्ते में डबल रोटी खाते होंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था, गाँव में या शहर में या इलाके में एक जो है वो बेकर हुआ करता था। वो सुबह-सुबह उठ के अपने हाथ से जो है वो रोटी बेक करता होता था। व वन्स अगेन, मैं चूँकि जवानी में मूवीज़ ज़्यादा देखता होता था, तो मेरे माइंड में एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं। आप लोगों ने ब्यूटी एंड द बीस्ट देखी होगी, आपने बहुत सारी जो है वो एनिमेटेड मूवीज़ देखी होंगी, जिसमें जो है वो पहला सीन ही ये होता है कि जो हमारा हीरो है वो सो के उठता है, वो जो है वो बेकरी के पास जाता है, फ्रेश ब्रेड लेता है, फिर जो है वो सारे एनिमेटेड जानवर वगैरह आके जो है वो ब्रेड को करीब से सूंघते हैं, वो कहते हैं आहा! कितनी अच्छी वाली ब्रेड है। तो पॉइंट इज़, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता था कि फिलहाल हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ब्रेड की बात कर रहे हैं। एक बेचारा ब्रेड हुआ करता था, ब्रेड मेकर, बेकर जिसे कहते होते थे। वो ब्रेड बनाता होता था, पूरा इलाका जो है वो उससे आके ब्रेड लेता होता था। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक बंदा पूरे इलाके को सप्लाई कर रहा है खुद अकेले। अकेले से मुराद ये कि शायद वो हो, शायद उसके साथ कोई एक आधा असिस्टेंट हो। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता फैक्ट्रियों पे शिफ्ट हुई। आगे जाके क्या हो गया, एक फैक्ट्री लगी जिसके अंदर डेली बेसिस पे 100, 200, 150 ब्रेड्स बनना स्टार्ट होगी। जहाँ पहले एक बेकर शायद दिन की 50 ब्रेड्स मैक्सिमम बना लेता होगा, अब वो 150, 200 ब्रेड जो है वो फैक्ट्री बना रही है। इसका कुछ फ़ायदा भी होगा। फैक्ट्री अगर 200, 300 ब्रेड्स बना रही है, इसका मतलब ये है वो सिर्फ़ इस इलाके को नहीं सप्लाई कर रही,
इधर उधर के इलाकों को सप्लाई भी कर रही है। शायद अगले शहर से जो है वो लोग आते हो उससे वो ब्रेड लेने, या दूर दराज के गांव से जो है वो लोग आते हैं। हम तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं जब शहर गांव का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था, शहर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब लोग जो है वो दूर दूर गांव में ही रहते थे। मैं इस टाइम थोड़ा सा वेस्टर्न उसमें बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो फैक्ट्रियां बड़ी लेट आई हैं, हमारे यहाँ से मेरा हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे मिडल ईस्ट में। तो इस टाइम मैं जरा यूरोपियन किस्म की बात कर रहा हूँ। टॉपिक भी सस्टेनेबिलिटी यूरोपियंस ही लेके आए थे ना, जाहिर सी बात है उनकी डेफिनेशन जो है वो ज्यादा ज्यादा समझने के लिए हमारी इजी होंगी। अब ये जो फैक्ट्री लगी ब्रेड की, उसने जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेड्स बनानी स्टार्ट कर दी। इसका फायदा ये हुआ कि अब फैक्ट्री में एक दो नहीं, शायद 10 12 15 मजदूर हों, तो उन मजदूरों की कुछ ना कुछ रोजी रोटी लग गई। और इसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि दूर दराज के लोगों को भी अब ये ब्रेड सप्लाई हो रही है, और जो ब्रेड के ओनर्स हैं उनको जो है वो ठीक ठाक तरह का प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। बट इसका साइड इफेक्ट, पहले थोड़ा आटा यूज होता था ब्रेड बनाने के लिए, अब ज्यादा सारा आटा यूज होता है। फैक्ट्री में जो मशीनें वगैरह लगी हैं उनके अंदर ऑयल डलता होगा। उस जमाने में पता नहीं पेट्रोल होता था कि नहीं होता था, मैं उस जमाने में जिंदा नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं। उसमें जो है वो कोई ना कोई फ्यूल डलता होगा। फ्यूल जब भी लार्ज स्केल पे बर्न होता है तो ठीक ठाक पोल्यूशन क्रिएट होती है। उन फैक्ट्रियों से भी धुआं भी निकलना स्टार्ट होता होगा। पहली दफा जब हमारे इलाके में, हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हुई होगी तो कहाँ से हुई होगी? इन्हीं फैक्ट्रीज से हुई होंगी। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत सारे पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स लेके आए, लेकिन साथ नेगेटिव साइड इफेक्ट भी स्टार्ट हो गया कि एक तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन ठीक ठाक हो गई। रॉ मटेरियल से मुराद है हर चीज। पहले बेकर साहब थोड़ा सा आटा लेके थोड़ी सी ब्रेड्स बना देते थे, अब बहुत सारा आटा लेके बहुत सारी ब्रेड्स बनेंगी। अब सिर्फ ये छोटा सा आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि जो है वो एक बेकर साहब ने जो है वो ज्यादा सारी ब्रेड बनानी स्टार्ट कर दी थ्रू फैक्ट्री। ये एक चेन लिंक, एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन कैसे भला? वो जो ब्रेड मेकर अब अपनी डबल ट्रिपल प्रोडक्शन कर रहा है, शायद 10 गुना प्रोडक्शन कर रहा है, अब उसे आटा यानी कि रॉ मटेरियल भी 10 गुना चाहिए। तो पहले वो किसान जो शायद 100 केजीज प्रोडक्शन करके मुतमईन था, अब उसका 100 केजी से गुजारा नहीं होगा। वो 150 करेगा, वो 200 करेगा, वो 500 करेगा। अब जब फार्मर अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रहा है, उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। वो जरूर पानी ज्यादा इस्तेमाल करेगा उस सारी फसल को बनाने के लिए, वो जरूर फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करेगा। पुराने जमाने में मशीनें तो होती नहीं थी, जरूर वो जो है वो अपने जानवरों के ऊपर डबल जुल्म करेगा, जो है वो ज्यादा उनसे काम लेगा। अब ये चेन रिएक्शन है, हर चीज डिस्टर्ब होती आ रही है। अब फार्मर ने मजीद आटा पैदा करना है, वो मजीद मेहनत कर रहा है, उसके जानवर डिस्टर्ब हो रहे हैं। उससे आगे फार्मर के रॉ मटेरियल क्या होता है? फर्टिलाइजर। और उससे भी बड़ा फर्टिलाइजर, उससे भी बड़ा रॉ मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी। पानी का इस्तेमाल कई गुना जो है वो बढ़ गया। अब वापस हैं स्लाइड्स की तरफ। सस्टेनेबिलिटी बिगेन एज अ रिस्पांस टू टू डैमेज फ्रॉम हैवी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हर चीज की डिमांड, हर चीज जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होनी थी, उसकी डिमांड 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना होगी। ये बात मैं मजाक मजाक में 1000 गुना नहीं कह रहा, वाकई में 1000 1000 गुना। वो जगह जहां पहले 10 चीजें प्रोड्यूस होनी होती थी, अब वहां 10,000 चीजें प्रोड्यूस होनी है, वहां लाखों चीजें प्रोड्यूस होनी है। तो अब आपका रॉ मटेरियल यूजेज भी 10 गुना, लाखों गुना जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब उस जमाने में 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इतना आवाम को फील नहीं हुआ, हर चीज A1 थी, जो है वो वाफिर मिकदार में पानी भी अवेलेबल होता होगा, तब एयर पोल्यूशन नामी कोई चीज वगैरह भी नहीं थी, तो तब इतना फील नहीं हुआ। लेकिन जब हम थोड़ा सा 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में दाखिल हुए, तब हमने फील किया कि यार हम थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज इन्फिनिट नहीं है, हर रिसोर्स इन्फिनिट नहीं है। ठीक है, देखने में जो है वो चीजें आप ज्यादा से ज्यादा, एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर भी इन्फिनिट नहीं है। एक जगह पे जाके लैंड एक फाइनाइट रिसोर्स है, आप जो है वो नई जमीन पैदा नहीं कर सकते। ये अलग बात है, दुबई में लोग नई जमीन पैदा करना चाह रहे हैं, समंदर से जो है वो सैंड निकाल निकाल के उसके नए आइलैंड्स क्रिएट कर रहे हैं। बट ये एक, पहली बात, ये बहुत महंगा प्रोसेस है, दूसरी बात ये सस्टेनेबल नहीं है। वो जो दुबई ने एक्स्ट्रा आइलैंड्स खुद से बनाए थे, वो दोबारा से पानी के अंदर डूब भी रहे हैं। तो द पॉइंट इज, ये मैंने दुबई की एग्जांपल इसलिए दी कि आप में से कोई कमेंट्स में ये ना बोल दे कि नहीं लैंड तो फाइनाइट रिसोर्स है नहीं। सचमुच की लैंड जिसके ऊपर आप वाकई काम कर सकें, वो वाकई एक फाइनाइट रिसोर्स है। आप एक्स्ट्रा लैंड पैदा नहीं कर सकते। मूवीज में होता है, वो सुपरमैन रिटर्न्स में भी हुआ था कि लेक्स लूथर ने जो है वो अपना एक आइलैंड जो है वो समुंदर के अंदर से पैदा कर लिया था। लेकिन मूवीज की बातें, हम तो असल वाली जिंदगी में रहते होते हैं। तो द पॉइंट इज, हर चीज जो है वो फाइनाइट है। हम रिसोर्सेज का जरूरत से कहीं ज्यादा बहुत खौफनाक किस्म का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए लोगों ने फील किया कि यार थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए।
अब जरा बात करते हैं अच्छा, पहले ये वाली स्लाइड भी पहले पूरी कर लें। The modern push grew when leaders warned that rapid growth and global trade were harming the environment। लोगों ने हिसाब लगाया कि यार हम ये जो काम कर रहे हैं, हमने जो रैपिड ग्रोथ की है, बेशक प्रोडक्शन जो है वो डबल ट्रिपल 100 गुना, शायद 10,000 गुना, लाखों गुना इंक्रीज हो गई है, बट यार इससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, पानी की पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, लैंड डिस्टर्ब हो रही है। वो लैंड जहां पहले खेत होते थे, जहां पहले बाग होते थे, अब वहां फैक्ट्रियां बन रही हैं। तो यार ये काम खराब है, ये सस्टेनेबल नहीं है। अब बार बार मैं वर्ड सस्टेनेबल बोल रहा हूं और आपको उसकी डेफिनेशन भी नहीं बता रहा। आए पहले सस्टेनेबल वर्ड के लफ्जी मतलब पे बात करते हैं, फिर बुक वाली डेफिनेशन से बात करेंगे। सस्टेन क्या उर्दू तर्जुमा है सस्टेन का? लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं, सिर्फ सस्टेन का उर्दू तर्जुमा क्या होता है सस्टेन उर्दू में? जो लोग फर्स्ट टाइम जूम क्लास में आए हैं उन्हें जो है वो ये चैट का एक ऑप्शन होता है, वहां जो है वो आप। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा बर्दाश्त, एक स्टूडेंट ने लिखा बरकरार। मैं बरकरार के साथ हूं। सस्टेन मींस किसी चीज को एज इट इज उसी फॉर्म्स में बरकरार रखना। तो बरकरार से हम मुराद ये है कि यार इससे ज्यादा काम खराब ना हो। इस टाइम दुनिया जिस हालत में है, अवाम ने कहा फिजिबिलिटी ऑफ समथिंग नहीं, आप थोड़ा सा जो है डिफरेंट डायरेक्शन में निकल गई हैं। बरकरार इज द बेस्ट डेफिनेशन टू मेंटेन। ठीक है, मेंटेन भी बरकरार की इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेशन हो गई। तो सस्टेन से मुराद ये है कि लीडर्स ने कहा यार दुनिया को काफी सारा डैमेज तो हो गया है, फजा खराब हो गई है, पानी खराब हो गया है, लेकिन इससे हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक दफा जो चीज खराब हो गई, एक दफा जहां फैक्ट्री बन गई, उस फैक्ट्री को दोबारा तोड़ के आप बाग नहीं लगा सकते। एक दफा जो पानी गंदा हो गया, उस पानी को दोबारा साफ करना शायद एक इम्पॉसिबल काम है। शायद मैंने वर्ड इसलिए यूज किया कि इससे पहले कि कोई मुझे कहे कि गंदा पानी सही करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। फैक्ट्री प्लांट्स होते हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं, उसमें जैसा मर्जी गंदा पानी डालो वो सही हो जाता है। लेकिन हमने जितना अरबों लीटर का पानी जो है वो खराब कर दिया, क्या वो हम एक फैक्ट्री से या दो फैक्ट्रियों से सही कर लेंगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तकरीबन 99.99% इम्पॉसिबल है। इसी तरह ऑन अ वेरी शॉर्ट स्केल हम शायद हवाई आलूदगी को कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस टाइम अगर मैं लाहौर की बात करूं तो छोटी ग्रीन कलर की जो है वो गाड़ियां चलती फिर रही हैं, जिनके अंदर से कोई केमिकल निकलता है जिससे सुनने में आया कि फॉग बेहतर हो जाती है। बट टू व्हाट एक्सटेंट? कितनी को स्मॉग कम कर लेंगे? उस सब के बावजूद इस साल स्मॉग थोड़ी सी कम है पिछले साल के नवंबर के मुकाबले में, लेकिन जीरो नहीं है। आप टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट जितना डैमेज कर दिया, उससे थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं, 1% या 0.01%। लेकिन उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप वो नहीं कह सकते कि हमारे पेरेंट्स के जमाने में जो पानी और जो हवा की क्वालिटी होती थी, हमें भी वही मिले। तो एट आगे से फिर लीडर्स ने सोचा कि यार हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, हम इसे दोबारा से बेहतर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम अज कम इसे हम सस्टेन कर लें। अब यहां सस्टेन का असल वर्ड जो है वो आपको पता लग रहा होगा कि यार एक चीज गंदी हो गई, उससे आप साफ नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो यार इससे एटलीस्ट मजीद गंदा होने से बचा लिया जाए। समझ रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया दोबारा से हरी भरी हो जाए, दोबारा से साफ सुथरी हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जो करना है कर लो, बट एटलीस्ट इससे मजीद गंदा होने से, मजीद खराब होने से तो बचाया जा सके। दैट इज सस्टेनेबिलिटी। अभी हमने सस्टेनेबिलिटी की ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। अभी मैं वो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूं जो कि हमारे दिल से जो है वो निकल रही है कि यार बहुत खराबी हो गई, अब मजीद खराब नहीं होने देना, इसे सस्टेन करना है। अच्छा जी, आगे क्या है? द कोर आइडिया इज सिंपल, मैनेज रिसोर्सेज सो दैट पीपल टुडे एंड टुमारो कैन बेनिफिट। उसका उर्दू तर्जुमा क्या हुआ? हम तो आजकल दुनिया एंजॉय कर रहे हैं, खैर एंजॉय कम कर रहे हैं, सफर ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जरा एक दफा ऑनेस्टली सोचिएगा। थोड़ी सी इमोशनल बात है, लेकिन टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे इमोशनल होना पड़ रहा है। हम हमें ऐसा लगता है कि हम बड़ी खराब दुनिया में जी रहे हैं। मैं इन्वायरमेंटली बात कर रहा हूँ। पानी लिमिटेड है, बहुत सारे इलाकों में पानी है ही नहीं, बल्कि सुनने में आया है कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन के पास पानी है ही नहीं।
मतलब हमारे यहाँ 2 घंटे पानी ना आए, मोटर ना चले तो लोग मरने वाले हो जाते हैं, आधी दुनिया के पास पानी है ही नहीं। सुनने में अजीब सी बात लग रही है, लेकिन यार अस्तगफिरुल्लाह, क्या जिंदगी होगी पानी के बगैर। खैर कुछ ना कुछ होता होगा, वो जो है वो कई घंटे सफर करके जाते होंगे, कोई कुआं होगा उसमें से पानी निकालते होंगे, तो पानी आता होगा। बट द पॉइंट इज, काम खराब है, हालात खराब हैं। इसी तरह अगर हवा की बात की जाए तो, चले मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करता हूँ। मेरी बर्थडे अक्टूबर के मिड में आती है, और मैं अगर अपनी बचपन की पिक्चर्स देखूं तो मैं हमेशा अपनी बर्थडे पे स्वेटर पहन के बैठा होता था। और आज अगर बात की जाए, 4 नवंबर है, मेरी बर्थडे गुजरे 15 दिन से ज्यादा हो गया और मैं इस टाइम दो दो एसी चला के बैठा हूं। ये क्या है? मेरी बचपन में, मेरी जवानी में अक्टूबर के मिड में सर्दी स्टार्ट हो जाती थी, और यहां में नवंबर के महीने में मुझे पसीने आ रहे हैं। कैसे? क्यों? काम खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, क्लाइमेट ओवरऑल खराब हो रहा है। पहले तो होता था वेदर खराब हो गया, अचानक से एक दिन रात को 8 बजे ओले पड़ना स्टार्ट हो जाते थे। सच्चा वाकया है, आप लोग ने भी देखा होगा, अचानक से गर्मियों के बीच में जुलाई में बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। लाहौर में भी इस साल भी हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। तो द पॉइंट इज, दुनिया माइंड कर रही है। हम जब पानी को और एनवायरनमेंट को खराब करते हैं तो दुनिया आगे से बदला ले रही है। दुनिया किस किस तरह से बदले ले रही है? पहले 10 साल बाद सैलाब आया करता था, अब हर साल सैलाब आता है, एनुअल सैलाब आता है। एक बड़ा कॉमन आर्गुमेंट है कि सैलाब जो है वो अजीबो गरीब जो है वो, अगर लाहौर की बात की जाए, वो पूरी सोसाइटी बहा के ले गया। लेकिन बंदा पूछे, दरिया के रास्ते में सोसाइटी इंसान बनाएगा तो वो सोसाइटी क्या दरिया वापस नहीं आएगा? ये एक शायद पुराना मुहावरा भी है कि 100 साल ही सही लेकिन दरिया हमेशा वापस आता है। तो शायद एक आधा साल जो है वो दरिया का फ्लो कम हो, लोगों ने कहा यार ऐसा करते हैं, ऐसा सोसाइटी बना लेते हैं। किसी के मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, अगर किसी का घर उधर था तो आई एम वेरी सॉरी कि आपके साथ जो है वो ऐसा हादसा पेश आया। बट द पॉइंट इज, आपने नेचर के साथ खेलने की कोशिश की थी, और नेचर जब बदला लेने पे आता है, नेचर को कैसे रोकेंगे? हर साल सैलाब आता है, हर साल हम कसम खाते हैं कि इंशाल्लाह डैम बनेंगे, लेकिन जितने मर्जी डैम बना लो, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, चाइना में कितने पता नहीं 150 तरह के डैम है, चाइना में भी सैलाब आते हैं, वहां भी लोग डूबते हैं। तो जब दुनिया की तरफ से, अर्थ की तरफ से बदला होता है तो उस बदले को कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह सैलाब के अलावा देखा जाए तो डेली बेसिस पे स्लो पॉइजन जो है, हम जो सांस लेते हैं, जवान लोगों में सांस की बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, जो कि पहले बड़े बूढ़ों में हुआ करती थी, अस्थमा वगैरह, जो पहले बाबाओं का, बाबाओं से मुराद ज्यादा एज वाले लोगों का मर्ज हुआ करता था, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है वो इनहेलर लेके घूम रहे होते हैं। क्यों? हम जिस सांस में सांस ले रहे हैं, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, वो काम खराब है। कमेंट्स में आपने कहा सम पीपल वर सेइंग डैम की वजह से ही सैलाब है। खैर सम पीपल तो कभी खुश नहीं होते हैं, डैम बनाओ तो भी सैलाब आता है, डैम ना बनाओ तो भी सैलाब आता है। हाँ, लेकिन आपकी बात से मिलती जुलती एक बात, चाइना का जो सबसे बड़ा डैम है उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। वो इतना मैसिव है कि, खैर वंस अगेन मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि जब वो डैम बना तो उस डैम का इतना प्रेशर था कि दुनिया का जो एक्सेस है, आपने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा कि दुनिया एक एक्सिस पे कायम है। तो दुनिया का एक्सिस पता नहीं 0.5 डिग्रीज जो है वो हिल गया था उस एक डैम की वजह से। इतना जो है वो अर्थ की मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। सोचें, इतने बिलियंस ऑफ लीटर पानी आ रहा है, आपने अचानक से उसे रोक दिया, तो दुनिया पे क्या गुजरी होगी? आप लोगों ने कहा आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, ना करें। अब वापस आ गई है? चलें, जबरदस्त। तो थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ। बात हम ये कह रहे थे कि दुनिया में डैम हो तो भी मसले आते हैं, डैम ना हो तो भी मसले आते हैं। हम बात कर रहे थे हवा की। हवा इतनी बुरी हो गई है कि लोगों को, इवन छोटे छोटे बच्चों को, जवान लोगों को जो है वो सांस की बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गई हैं। इवन मैं भी जो है वो क्लास के बीच में बैठा बैठा खांस रहा होता हूँ, हालांकि मैंने, नहीं, अगली बात मैं नहीं करूंगा वरना मेरे करेक्टर पे बात आ जाएगी। लेट्स से कि मैं बहुत ज्यादा स्मोक नहीं करता, बट स्टिल तो द पॉइंट इज कि दुनिया खराब होती जा रही है। अब जरा बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी पे। डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी बुक अगर आप देखें तो बहुत सारी तरह की डेफिनेशंस आपको बुक ने दे दी। आए मैं आपको इससे पहले के सस्पेंस क्रिएट करूं, खुद ही दिखा भी देता हूं। अगर आप आईकैप की बुक खोल के देखें तो वहां वो आपको डेफिनेशंस मल्टीपल दिखाता है। देखें, आपके सामने एक बोर्ड आ रहा होगा, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, जॉन एल्किंटन 1997, और फिर तीसरे नंबर पे, ये उसने हाईलाइट नहीं किया हुआ, मैं हाईलाइट कर देता हूं,
यूनाइटेड नेशंस 2005 बुक ने आपके सामने तीन डेफिनेशंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है वो रख दी। तो ऐसा करते हैं, बारी बारी इन तीनों को देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट नीड्स द दैट एक मिनट, क्या मेरी आवाज को फिर तो नहीं कुछ हुआ? थोड़ा सा मेरे एंड पे नेट को कुछ हुआ था, लेकिन आई थिंक अब बेहतर हो गया है। अब आपने कहा क्लियर है। अच्छा, सिलेबस में सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मल्टीपल डेफिनेशंस है। एक दफा जरा आई की बुक से डायरेक्ट देखते हैं। सबसे पहले है BRUNDTLAND, ब्रुंटलैंड, इसकी सही डेफिनेशन है। ये एक खातून हुआ करती थी, ये नॉर्वे नामी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, उसमें उन्होंने क्या लिखा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs। उर्दू तर्जुमा, वो वाली डेवलपमेंट जिससे नीड्स ऑफ द प्रेजेंट मीट हो जाएं। क्या मतलब? आपकी आजकल जो बेसिक नीड्स हैं, कि क्या हम पानी पीना छोड़ दें? नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता। क्या हम सांस लेना छोड़ दें? नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है। क्या हम फैक्ट्री, सारी की सारी दुनिया की फैक्ट्रीज बंद कर दें? नहीं, इस तरह की चीजें इम्पॉसिबल हैं। तो क्या पॉसिबल है? मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, फिलहाल जो हमारी जरूरत बन गई है, फिलहाल जिन चीजों के बगैर गुजारा नहीं है, जिन फैक्ट्रीज के बगैर, या जितनी पोल्यूशन जो है वो जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, पावर जनरेशन जब होती है, पावर प्लांट चलता है, तो उससे भी ठीक ठाक पोल्यूशन होती है। तो क्या इसका हल ये है कि हम पावर प्लांट बंद कर दें और मोमबत्तियां जला के बैठ जाएं? नहीं, ऐसा भी इम्पॉसिबल है। तो कुछ पोल्यूशन तो हमेशा होगी। तो इतनी पोल्यूशन के हम फिलहाल वाली नीड्स अपनी पूरी कर लें, फिलहाल जितनी बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो इस्तेमाल करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। सेकेंड हाफ में डेफिनेशन ने इमोशनल बात कर दी। इमोशनल बात उसने ये की कि ठीक है यार, अभी खाओ पियो, जिंदगी गुजारो, लाइट जला के बैठो, मोमबत्तियों की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चक्कर में आने वाली नस्लों को कत्ल ना करो। ये ना हो कि अभी अगर लोगों को जो है वो सांस की बीमारियां हो रही हैं, तो ये ना हो कल की जनरेशन को जो है वो सांस लेने से कैंसर हो जाए, अल्लाह ना करे। साथ में अल्लाह ना करे तो कह दिया है, बट द पॉइंट है जो हालात जा रहे हैं आगे जाके ऐसे ही होना है। आगे जाके शायद लोग गैस मास्क लगा के जो है वो घर से बाहर निकले। इवन लाहौर की अगर बात की जाए, तो अब सर्दियों में आधी दुनिया जो है वो फेस मास्क लगा के घूम रही होती है, ताकि थोड़ी बहुत सांस जो है वो बेहतर आ जाए। तो अगर अभी से ये हाल है और जो है वो तगड़े लोगों का ये हाल है, तो बेचारी अगली जनरेशन जो, तो हमेशा अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा नाजुक होती है, उन बेचारों पे क्या गुजरेगी? तो इन अदर वर्ड्स, हमने अपनी तरक्की की खातिर, अपने पैसे कमाने की खातिर, अपनी डेवलपमेंट के खातिर आने वाली नस्लों का जो है वो सौदा कर दिया है। हमने कहा है कि ठीक है यार, हम जरा अच्छी जिंदगी गुजार लें, कंफर्टेबल जिंदगी गुजार लें। आने वाली जनरेशन किसने देखी है? पता नहीं शादी भी होगी कि नहीं, बच्चे भी होंगे कि नहीं, तो गोली मारो, अभी इंजॉय करो। बट द पॉइंट इज, इस एटीट्यूड से आने वाली नस्लें वाकई में डैमेज हो गई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि एनवायरनमेंट को जो है वो डैमेज करते होते हैं, वो लोग जो कि मजीद ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे जो है वो एनवायरनमेंट डैमेज से डैमेज होता चला जाए। तो ये ब्रुंटलैंड साहिबा ने फरमाया कि भाई, अपनी फिलहाल नीड्स पूरी करो, लेकिन प्लीज आने वाली नस्लों का कत्ल ना करो, उनकी जो है वो एबिलिटी, उनकी सांसें उनसे ना छीनो। ये दो लाइनों की डेफिनेशन कुछ कुछ समझ आ रही है? फिर एक और बंदा आया, जॉन एल्किंगटन। उसने 1997 में क्या फरमाया? उसने ये कहा कि ट्रिपल बॉटम लाइन, उसने कहा सस्टेनेबिलिटी एक नहीं है कि आप जो है वो हवा की बातें करते रहो कि हवा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसने कहा है कि यार तीन जो है वो पॉइंट्स पे आपने गौर फिक्र करनी है: इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। इन्वायरमेंटल प्रॉस्पेरिटी, सॉरी, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी से क्या मुराद हुई? कि ऐसा नहीं है कि जो है वो आप भूखे मर जाओ या बिल्कुल जो है वो काम करना छोड़ दो। तरक्की करो, आगे से ज्यादा पैसे कमाओ, अच्छी बात है। इवन हमारे इस्लाम ने भी ये नहीं कहा कि जो है वो गार में जाके बैठ जाओ, सारा दिन जो है वो तिलावत करते रहो। इस्लाम ने भी कहा है कि इस दुनिया के अंदर रहते रहते आपने जो है वो इबादत करनी है, अपना जो है वो आखिरत कमानी है। तो द पॉइंट इज, मैं साथ अंग्रेजों की बातें भी बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इस्लाम भी बीच में लेके आ रहा हूँ। तो इस्लाम ने भी ये कहा है, और ये जो जॉन एल्किंटन था वो भी ये कह रहा है कि यार, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रीज को आग लगा दी जाए, हर चीज बंद कर दे, लोग जो है वो दोबारा से खेतों में रहना स्टार्ट कर दें।
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जितनी हलाल तरीके से, हलाल से यहाँ मेरी मुराद ये है कि जितनी इन्वायरमेंट को डैमेज किए बगैर की जा सकती है वो करो, जरूर करो। वो ब्रुंटलैंड साहिबा ने भी यही फरमाया था कि ठीक है यार, फिलहाल की अपनी नीड्स पूरी करो। ऐसा नहीं है कि जो है वो खाना पीना छोड़ दो या सांस लेना छोड़ दो, जितना जरूरी है उतना यूज करो, लेकिन आने वाली नस्लों से ना खेलो। तो यहां भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से मुराद है कि फिलहाल जितना गुजारे के लिए आपको चाहिए उतना यूज करो। सेकंड पॉइंट है आ रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके साथ ही लिंक्ड है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से कि हाँ, साथ साथ इन्वायरमेंट का थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी करो ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो इन्वायरमेंट से लेते रहो और बदले में कुछ ना दो। इसकी आसान तरीन एग्जांपल है कि अगर आप कोई दरख्त काट रहे हैं तो यार उसकी जगह एक नया पौधा लगा दो। कुछ ना करने से तो कुछ बेहतर है ना। ठीक है, वो नया पौधा है, जो बड़ा सा दरख्त था वो इतने हजार किलो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता होगा। एक छोटा पौधा है वो शायद उसके मुकाबले में 1/10 करे, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम वो पौधा कल को शायद बड़ा होकर वकी दरख्त बन जाए, तो शायद आपकी नस्लें भी इस काबिल हो जाएं कि उस दरख्त को काट सकें। लेकिन अगर आप दरख्त काट के एज इट इज ही चले गए, तो आइंदा नस्ल क्या काटेगी? आइंदा नस्ल कागज कहां से लेके आएगी? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को अपने आप से प्रोटेक्ट करना है कि मैं इस इन्वायरमेंट को इतना डैमेज ना कर दूं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे जरूरत से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएं। फिर नंबर 3, सोशल इक्विटी। अब तक हमने जो बातें की उससे थोड़ी सी डिफरेंट सी बात है, लेकिन ये जॉन एल्किंगटन साहब ने फरमाया कि नहीं, सिर्फ हवा की या पानी की बात नहीं है, सोसाइटी की तरफ भी देखा जाए। ये एल्किंगटन साहब ने कहा कि यार हमारा माशरा भी बड़ा गंदा होता चला जा रहा है। और ये 1997 की बात है, उन साहब ने अभी तक फेसबुक तो देखी नहीं थी। ये बात शायद आप लोगों को थोड़ी सी बुरी लगे, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मैं थोड़ा सा न्यूट्रल होके बात कर रहा हूं। लेकिन कभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखिएगा, इवन अगर 99% पोस्ट भी, कमेंट्स भी उस पर पॉजिटिव है ना, तो एक कोई सड़ियल किस्म का बंदा आके आग लगा देगा। पॉजिटिव बात होगी, सब सेट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल क्रम्बल का ऐड है। वंस अगेन, इस क्रम्बल का, बिस्किट्स का दूर दूर तक एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इस टाइम बात कर रहा हूं सोशल इक्विटी की। कि क्रम्बल का पोस्ट है, भाई बिस्किट खाने तो ऑर्डर कर लो। 3-4 बंदे उसमें कमेंट्स में घुस के कह रहे होंगे इंतहाई वाहियात बिस्किट, फजूल बिस्किट, और एक आधे बंदे ने गंदी गाली भी दी होगी। क्यों? बिस्किट्स ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्रम्बल ने आपका क्या बिगाड़ा है? कॉमन सेंस कहती है कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, फिर उस बंदे ने जो आके गाली दी बिस्किट्स को, क्यों दी? दिल चाह रहा था, नेगेटिविटी थी अंदर। तो ये नेगेटिविटी बड़ी सोसाइटी में आ गई है। वंस अगेन, ये 1997 की बात है कि उस बंदे ने कहा सोशल इक्विटी होनी चाहिए, माशरा बहुत गंदा हो गया है। तो उस 1997 में अगर माशरा गंदा हो गया, तो 2025 में माशरे का क्या हाल है? आप लोगों को मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, मैं तो सोशल मीडिया में तकरीबन ना होने के बराबर हूं। सोशल मीडिया की बात ना करें, रेगुलर लाइफ की बात करें। ऑनेस्टली बताइएगा कि आपको लगता है कि हम सोसाइटी एज एथिक्स और ओवरऑल जो है वो देखा जाए तो हम बड़े साफ सुथरे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, बड़े पोलाइज्ड वेल बिहेव्ड लोग हैं? सब एक दूसरे से इंतहाई तमीज से बात करते हैं, कोई लाइनों में एक दूसरे को धक्के नहीं देता, सब एक दूसरे को आप करके बात करते हैं। तो मैंने कोई आग नहीं लगाई, आप लोग खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि सोसाइटी बहुत खराब हो गई है। तो जॉन एल्किंस साहब ने इतनी दूरंदेशी की, उन्होंने 1997 में ही फरमा दिया था। 1997 में से आप में से कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो उसने कह दिया कि सोसाइटी की इक्विटी पे भी काम करना है, माशरे को भी थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करो, सिर्फ पानी और हवा में नहीं कुछ रखा हुआ। ये एक जेन्युइनली अच्छी बात थी, सोशल इक्विटी वाली, जो कि आगे जाके इसके ऊपर हमने मजीद डिटेल से भी बात करनी है। और तीसरी डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस ने 2005 में क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि सस्टेनेबिलिटी मींस बैलेंसिंग एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक मीन्स। अगर देखा जाए तो इन नेक लोगों ने भी जॉन एल्किंटन वाली जो है वो डेफिनेशन वही कॉपी पेस्ट की है। उसने क्या कहा था? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, के इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ बंद कर दें, लेकिन इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, सोशल, क्या यूनाइटेड नेशन के वर्ड है? बैलेंसिंग इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। हम इतने बदतमीज क्यों हो गए? शायद कोई महरूमी है, शायद
किसी वजह से हम इतने हो गए, शायद हमने देखा हो कि फलाने बंदे के पास कोई चीज है, हमारे पास नहीं है, शायद इस वजह से हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आई हो। शायद वो बंदा जो क्रम्बल को गालियां दे रहा है, शायद उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो 350 रुपए का एक बिस्किट खा सके। मैं शायद बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों को पर्सनली नहीं जानता। बट द पॉइंट इज, हम इतने बदतमीज हो गए हैं तो पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो शायद उसके पीछे का रीजन, बार बार मैं वर्ड शायद बोल रहा हूं क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं। आपने कमेंट्स में कहा कंपटीशन एंड डिफिकल्टी टू सरवाइव। वो बंदा जिसके लिए रोटी मुश्किल है, उसके लिए शायद 350 रुपए का एक बिस्किट खाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो शायद अपनी तरफ से जेन्युइनली गालियां दे रहा है, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, 350 रुपए का एक बिस्किट। तो शायद वो महरूमी थी जिसकी वजह से वो इस जो है वो लम्बे तक पहुंच गया। अब यहाँ एक थोड़ा सा नेगेटिव होकर सोचा जाए तो बंदा पूछे कि जो बंदा जिसे रोटी का मसला है वो फेसबुक पे क्या कर रहा है और लोगों की जो है वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे कमेंट्स क्यों कर रहा है, लेकिन खैर ये अलग जो है वो डिस्कशन है। फेसबुक इज फ्री, फेसबुक इज फ्री, लेकिन जिस मोबाइल पे आप फेसबुक यूज करते हैं वो मोबाइल फ्री नहीं है। जिस बिजली से आप वो फेसबुक का वाला मोबाइल चार्ज करते हैं वो चार्ज फ्री नहीं है, वाईफाई फ्री नहीं है, फेसबुक का पैकेज फ्री नहीं है। मुझे पता था कोई नेक बंदा ये बोलेगा फेसबुक इज फ्री, तो मैं ऑलरेडी इसका ये जवाब तैयार करके बैठा था। ठीक है, फेसबुक फ्री होती होगी, लेकिन फेसबुक मोबाइल पे यूज होती है, पैकेज पे यूज होती है। आई डोंट नो, लेकिन सबके पास फोन होता है, तो इवन आपने कहा इवन मांगने वालों के पास फोन होता है, ठीक है, उनके पास भी कोई ना कोई सिस्टम होता होगा चार्ज करने का और वगैरह वगैरह। खैर, हम थोड़ा सा आगे निकल गए। बट द पॉइंट इज, ये जॉन एल्किंडम साहब ने और यूनाइटेड नेशन साहिबा ने फरमाया कि सोशल नीड्स के ऊपर भी बात करना जरूरी है, सिर्फ हवा पानी में जो है वो कुछ नहीं रखा। वापस आते हैं स्लाइड्स की तरफ। डेफिनेशन और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने बात कर ली। एक दफा फिर 20 स्लाइड्स भी देख लें कि बुक में जो है वो मनी डेफिनेशंस है, लेकिन जो ब्रॉड वन क्या है, आज की नीड्स जो है वो यूज करनी है, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस को तंग नहीं करना। उससे जो है वो नीड से हम मुराद ये है कि जो वाकई जरूरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ना डैमेज हो। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रंटलैंड साहिबा की। एक दफा मैंने पहले कहा था, दोबारा एक दफा रिपीट कर दूं, ब्रंटलैंड साहिबा नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। उन्हें 1987 में एक जो है वो करारदाद पास की, खैर करारदाद तो मैं भी मुंह से निकल गया, एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने क्या क्या जो है वो बातें की। उन्होंने कहा कि खैर पहली बात तो ये कि इन्हें कहा जाता है द मदर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि उनसे पहले जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे इतनी बात नहीं होती थी। मदर ऑफ सस्टेनेबिलिटी साहिबा ने एक तो सस्टेनेबिलिटी को थोड़ा सा आम करने की कोशिश की, थोड़ा सा उसे मॉडर्न करने की कोशिश की, और बाय लिंकिंग अनचेक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। उन्होंने नोटिस किया कि नॉर्वे जैसा मुल्क, हम अगर बात करें पाकिस्तान में बैठ के, तो हमने तो ये सुना था कि नॉर्वे वाले बड़े शरीफ लोग होते हैं, बड़े जो है वो समझदार लोग होते हैं, बड़े पोलाइट लोग होते हैं। तो अगर नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर को ये लग रहा है कि हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो वो लोग जो वाकई ज्यादती करते होंगे वो क्या सीन होगा, उनका जो है वो क्या हाल होगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अनचेक्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम अंधाधुंध इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, हम बाग काट के ऊपर फैक्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, हम खेतों के ऊपर जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज बनाए जा रहे हैं। तो यार बस हो गया, बहुत हो गया, बस करो, इससे डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट को। तो उन्होंने जो है वो ये वाली डेफिनेशन पेश की, और जो है वो बाकी उसके पॉइंट जो है वो बुक पे मेंशन्ड है। फिलहाल जो है वो पूरी जो है वो A to Z रीडिंग नहीं कर रहा, वो आपके होमवर्क के तौर पे जो है वो आप उसकी रिपोर्ट का थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेजर टॉपिक है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी के भी मल्टीपल फ्लेवर्स आपके पास अवेलेबल है। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी की साइड लेते हैं, कुछ वीक की। हम दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग और वीक सस्टेनेबिलिटी है क्या। तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी मींस बस, बस जितना डैमेज करना था कर लिया, अब जब तक मैं जिंदा हूं कोई इन्वायरमेंट को कोई कुछ नहीं बोलेगा। थोड़ा सा मैंने बीच में कॉमेडी टोन जो है वो एंटर करने की कोशिश की है, बट सीरियस भी अगर होके सोचा जाए तो तकरीबन बात यही है कि जितना एनवायरनमेंट को डैमेज हो गया बस काफी है, इससे ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। बुक स्लाइड्स पे देखें क्या लिखा है। Strong sustainability says that natural sources like clean air and fresh water cannot be replaced and must be protected। यहां मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, must be protected मैं रेड कलर से लिखता हूं ताकि तकलीफ हो देखते हुए नजर आए अलग से। must be protected, स्क्रीन को क्या हो गया, स्क्रीन लगता है माइंड कर गई।
एक मिनट रुकिएगा। भाई मैंने तो बस एक कमेंट करने का कहा था। ये वन नोट को क्या हो गया अचानक से? ये चीज इन्वायरमेंट। अच्छा, आपको स्क्रीन अब नहीं शो रही होगी। एक मिनट। ले जी, अब स्क्रीन वापस आ गई होगी। तो कह मैं ये रहा था कि मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन तो इसी तरह का होता है ना कि आप कोई चीज स्ट्रेंथ के साथ कहें, आप कहें कि नहीं बस बहुत हो गई। तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी सेज के क्लीन वाटर, क्लीन एयर और फ्रेश वाटर जैसी चीजें नेमत हैं जो कि एक दफा खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो आप इसे दोबारा कभी नहीं सही कर सकते। तो अब इसे हमने प्रोटेक्ट करना है, मजीद पानी खराब नहीं होने देना, मजीद हवा खराब नहीं होने देनी एट एनी कॉस्ट। जबकि वीक सस्टेनेबिलिटी जो है वो आगे से बार्गेन करती है। वीक सस्टेनेबिलिटी कहती है कि ठीक है, इन्वायरमेंट को डैमेज कर लो, बस बदले में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश भी करना। फॉर एग्जाम्पल, इन वीक सस्टेनेबिलिटी ये कहती है कि अच्छा, पानी डिस्टर्ब करना है, अच्छा ठीक है ऐसा करो, पानी डिस्टर्ब कर लो, लेकिन बाद में एक जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा लेना जिससे जो पानी खराब हो गया उससे हम थोड़ा सा रिफाइन कर सकें। इमोशनल होके सोचा जाए तो वीक सस्टेनेबिलिटी इंतहाई बेकार चीज है, लेकिन वीक सस्टेनेबिलिटी सरमायादारों को और फैक्ट्री ओनर्स को बड़ी पसंद आती है। क्यों? क्योंकि उसमें उनका फायदा ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी में एनवायरनमेंट का फायदा है, अवाम का फायदा है, और वीक सस्टेनेबिलिटी में फैक्ट्री ओनर्स का फायदा है। वीक सस्टेनेबिलिटी ये कहती है कि अच्छा, पोल्यूशन करनी है, ठीक है, कर लो, बस बदले में थोड़ी सी जो है वो पोल्यूशन कम भी कर देना। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी वर्सेस वीक सस्टेनेबिलिटी समझ आ रही है? अब चूंकि पहला पेपर है तो आई कैप का पता कुछ नहीं, क्या पता शायद वो स्ट्रॉन्ग और वीक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई एक आधा एमसीक्यू पूछ ले। तो माशाल्लाह से ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप भी पहली दफा पढ़ रहे हो और मैं भी पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में जो है वो फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। तो हर चीज को हम इसी जो है वो एहतियात से देख रहे हैं कि कल को इसमें पेपर से आ सकता है। पेपर में अब तक हम देखा जाए तो पेपर पर्सपेक्टिव से क्या क्या देख चुके हैं, हमने तीनों लोगों की डेफिनेशंस देखी हैं। तीनों लोगों से क्या मुराद है? ब्रुंटलैंड साहिबा, और जॉन वो जो था दूसरे नंबर पे 1997 वाला, और तीसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशंस वाला। ट्रस्ट मी, मैंने कोई रट्टा नहीं खाया लगाया हुआ, मैंने सिर्फ स्लाइड जब प्रिपेयर की थी तो साथ जो है वो थोड़ा सा देखा ही था। तो अभी भी अगर देखा जाए तो हमें डेफिनेशन शायद जबानी नहीं याद होगी, वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन देखा जाए तो वो ब्रुंटलैंड साहिबा ने क्या फरमाया था, उन्होंने कहा था यार फिलहाल अपनी नीड्स को पूरा करो, लेकिन आने वाली नस्लों को डैमेज ना करना है। मैं उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में जो आप दो दफा पढ़ेंगे आपको जुबानी याद हो जाएगा। फिर सेकंड वाले बंदे ने क्या कहा था, उसने कहा था कि इन्वायरमेंट जो है वो तीन चीजों के ऊपर जो है फोकस करो। इन्वायरमेंट जो है वो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी के, पैसे कमाओ हलाल जरूर, लेकिन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, साथ साथ सोशल बेहतरी के काम भी करो। कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिपीट कर दें प्लीज, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। स्ट्रॉन्ग मींस के कोई आर्गुमेंट नहीं, सीधी बात, नो बकवास, जितना इन्वायरमेंट को डैमेज हो गया वो हो गया, अब मजीद इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, इसलिए उसका नाम है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से देखें आपको प्रॉपर एग्रेसिव फीलिंग आ रही है कि नहीं बस अब मैंने कह दिया कि इन्वायरमेंट को मेरे होते हुए कोई जो है वो डैमेज नहीं करेगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाए कि कौन सी वाली चीज स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मींस कि आप शिद्दत से, गुस्से से, स्ट्रेंथ के साथ कहें कि नहीं, अब इन्वायरमेंट को कोई मजीद डैमेज नहीं करेगा। और वीक, आपने मेरी आवाज की टोन से भी चेक किया होगा कि वीक में ना थोड़ी सी बहानेबाजी है। आई मैं उर्दू से लिख भी देता हूं, वीक बहानेबाजी। देखिए उसमें आर्ग्यूमेंट चल रही है, उसमें ट्रेड ऑफ चल रहे हैं। हाँ ठीक है, कर लो एनवायरनमेंट को डैमेज, बस थोड़ा सा ऐसा करना, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश भी कर लेना। ऐसा करो, इतने 1000 लीटर पानी जो है वो गंदा कर दो, बाकी जो है वो कुछ 100 लीटर पानी को सही करने का जो है वो पावर प्लांट भी लगा देना। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी से अवाम का फायदा है, अर्थ का फायदा है, इन्वायरमेंट का फायदा है, जबकि वीक सस्टेनेबिलिटी से बिजनेसमैन का फायदा है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या एग्जाम्पल लिखी है स्लाइड्स में, प्रोटेक्टिंग अ ग्राउंड वाटर एक्विफायर स्ट्रॉन्ग। ये मैंने क्या वर्ड बोल दिया, एक्विफायर। क्या किसी को पता है ये एक्विफायर क्या होता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इससे पहले कि मैं एक्विफायर की बात करूं, एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उससे आपको एक्विफायर ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। आप लोगों को बोरिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा। बोरिंग वो पर्सनैलिटी वाला बोरिंग नहीं, वो पानी वाली बोरिंग। वो एक मशीन होती थी, उससे जो है वो जमीन में सुराख करते होते थे तो पानी निकलता होता था, याद है? तो बंदा पूछे, आप सड़क पे बोरिंग करना स्टार्ट करते हैं, पानी निकलना स्टार्ट हो गया, क्या आपकी सड़क के नीचे कोई दरिया बह रहा है? नहीं। जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी सड़कों से नीचे जाता है, तो मुख्तलिफ जगहों पे नीचे अंडरग्राउंड बड़े बड़े रेजर्वॉयर्स अंडरग्राउंड बन जाते हैं जहां पानी इकट्ठा होता चला जाता है। उसे प्यार से बोलते हैं एक्विफायर। एक्विफायर मेजर जो सिटीज होती हैं उसके नीचे जो है वो एक्विफायर्स बने होते हैं, नेचुरल एक्विफायर्स। खुद ही जो है वो बारिश इतनी सारी होती है, जमीन से पानी नीचे सड़क के अंदर जाता है, सड़क से नीचे जो है वो मजीद ग्राउंड में जाता है, और एट वन पॉइंट ग्राउंड से भी नीचे होता हुआ एक्विफायर में चला जाता होता है। तो एक्विफायर्स, अगर हमें पता है कि नीचे पानी है किसी एक शहर के, हम अब वहां मजीद बोरिंग अलाउ ना करें, हम वहां मजीद कोई ऐसी मशीन अलाउ ना करें जिससे उस एक्विफायर से पानी निकाला जा सके। क्योंकि याद रखें, एक्विफायर यूज के लिए होता, एक्विफायर इमरजेंसी के लिए होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव सैलाब आ जाए, नेगेटिव सैलाब से मैं मुराद ये है कि आपको पता है दरियाओं का ना फ्लो होता है, दरिया कभी जो है वो वीक हो जाते हैं, कभी जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो उसे बोलते हैं फ्लड। तो अगर कभी वीक साइकिल चल रहा है किसी दरिया का, दरिया में पानी कम है, तो हाँ, अगर बिल्कुल ही इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो ठीक है, आप एक्वाफायर का पानी थोड़ा थोड़ा यूज करें। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे एक्वाफायर को यूज करेंगे, तो एक्वाफायर खत्म हो जाएगा और आपके पास इमरजेंसी वाला पानी नहीं रहेगा। तो एग्जांपल में वीक स्ट्रॉन्ग की एग्जांपल ये है कि एक्विफायर को खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया। जबकि वीक सस्टेनेबिलिटी क्या है? अलाउइंग मोर विड्रॉल इन एक्सचेंज फॉर फंडिंग अ न्यू डीसैलिनेशन प्लांट। डीसैलिनेशन प्लांट क्या होता है? अगर आप में से कोई मिडिल ईस्ट होके आया है तो आपने शायद डीसैलिनेशन प्लांट देखा हो, या उसके जो है वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स देखे हो। बेसिकली सऊदीया या इस तरह के जो दुबई वगैरह वाले मुल्क हैं, उनके पास दरिया शरिया तो है कोई नहीं, तो वो समंदर का पानी लेते हैं, उसमें कोई केमिकल वगैरह डालते हैं जिससे उस पानी का जो नमक है वो अलग हो जाता है और जो नॉर्मल पानी है वो अलग हो जाता है, और फिर उस पानी से वो नहाते हैं, पीते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, मतलब वही वाला पानी यूज होता है। वहां नेचुरल दरिया बिल्कुल भी नहीं है, और बारिश भी तकरीबन जो है वो न होने के बराबर होता है। तो डीसैलिनेशन मींस कि आप समंदर का पानी पकड़ें और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारा प्रोसेस करके जो है वो उसे अपने डेली बेस के लिए यूज करें। इसी टॉपिक पे मैंने मतलब पढ़ा था कहीं कि इसराइल 100% यूजेस डिसैलिनेटेड वाटर। उनके पास कुछ, खैर एनीवे पॉलिटिकल बात हो जाएगी, गोली मारे। बट द पॉइंट इज, दुनिया के बहुत सारे मेजर मुल्क जो है वो डिसैलिनेशन पे चलते हैं, उनके पास एक्विफायर्स या तो है नहीं, या तो ना होने के बराबर है, या बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब ये वीक की एग्जांपल कैसी है? वर्सेस अलाउइंग मोर विड्रॉल इन एक्सचेंज फॉर फंडिंग अ न्यू डिसैलिनेशन प्रोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, वीक सस्टेनेबिलिटी बहानेबाजी है। आप कहें हाँ ठीक है, एक्विफायर से पानी निकाल लो, ठीक है, मगर बदले में ना ऐसा करो, एक न्यू डिसैलिनेशन प्लांट निकाल लो। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी कहती थी खबरदार किसी ने एक्वाफायर को हाथ लगाया। वीक सस्टेनेबिलिटी कह रही है हाँ यार, वीक एक्वाफायर का पानी यूज कर लो, बदले में ऐसा करना, एक डिसैलिनेशन प्लांट लगा लेना। तो ये वीक सस्टेनेबिलिटी है। हाँ जी। क्लियर? स्ट्रॉन्ग और वीक का फर्क। जबरदस्त। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल बॉटम लाइन। वो क्या होती है? अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी ये लिखा था कि तीन हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं, तीन स्टेक होल्डर्स हैं, तीन चीजों पे हमने फोकस करना है। सस्टेनेबिलिटी मींस थ्री, फोकसिंग ऑन थ्री एरियाज: इकोनॉमिकल रिजल्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल वेलबींग। माशरे का भला भी करना है, माशरे को भी बेहतर करना है। द एम इज नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड प्लेनेट। पैसों के बदले बिल्कुल अंधा नहीं हो जाना कि हम जो है वो अंधाधुंध जो है वो पैसे कमाए जाए। पैसे इस तरह से हलाल तरीके से कमाने के इससे दुनिया डिस्टर्ब ना हो।
हाँ जी। थ्री ट्रिपल बॉटम लाइन, कोई परेशानी वाली बात? मैं चुप इसलिए कर गया हूँ क्योंकि दो लाइनों का कॉन्सेप्ट है इसलिए। तो ट्रिपल बॉटम लाइन ये है कि तीनों चीजों पे आपने इक्वल जो है वो फोकस करनी है, किसी एक चीज को लेके सिर्फ आप ये ना कहेंगे जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। देखिए बैलेंस है। ये ना हो कि आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के चक्कर में माशरे को खराब कर दें, माशरे को और ज्यादा भूखा नंगा कर दें, उसे और ज्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेट कर दें, और बदले में आपकी इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी जो है वो खराब हो जाए। किसी भी एक चीज पे फोकस ज्यादा करेंगे तो बाकी दोनों चीजें जो है वो डिस्टर्ब होंगी। अगर आप जरूरत से ज्यादा इन्वायरमेंट पे फोकस करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक जो है वो प्रॉफिट्स खराब होंगे और माशरा भी माइंड करेगा। और अगर आप माशरे पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो जो है वो इन्वायरमेंट भी खराब होगा और आपका जो है वो प्रॉफिट्स भी खराब होंगे। तो तीनों को जो है वो आपने बैलेंस लेके चलना है। फिर थोड़ा सा पोर्शन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी। सस्टेनेबिलिटी से आपके माशरे को क्या फर्क पड़ता है? तो उससे जो है वो वाइडनिंग एक्सेस टू एसेंशियल एंड सपोर्टिंग प्रॉस्पेरिटी। आसान अल्फाज में बुक ये कहना चाह रही है कि इससे जो है वो माशरा प्रॉस्पर करेगा। प्रॉस्पर से मुराद ये है कि फले फूलेगा, लोग खुश रहेंगे, लोगों के हालात जो है वो बेहतर होंगे। क्लीन एयर एंड वाटर, फेयर एक्सेस टू सर्विसेज एंड रिड्यूस पॉवर्टी टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड डेली लाइफ। खैर ये तो बहुत ही वो आइडियल किस्म की बातें हैं। वो बुक कहना चाह रही है कि अगर सस्टेनेबिलिटी होगी तो पानी बेहतर मिलेगा, हवा बेहतर होगी, उससे जो है वो लोग गरीब कम होंगे, लोग जो है वो लोगों की सेहत बेहतर हो जाएगी। शायद ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल बात है लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो क्या कहते हैं कि दिल जलाने को ख्याल ही सही। आई एम सॉरी अगर मैंने शेयर का बिल्कुल जो है वो सत्यानाश कर दिया, बट इससे मिलते जुलता कोई शेयर है जो आपको भी पता होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एग्जैक्टली। हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है वो लोग जो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में पोल्यूशन होगी, ये बात तो कंपलसरी है। लेकिन क्या हम फैक्ट्री बंद कर दें? क्या हम हजारों एम्प्लॉयज को जो है वो जान से मार दें? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। डेफिनेशंस ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में इन जो अपने इकोनॉमिक्स है उसे बिल्कुल ही बर्बाद कर दो। डेफिनेशंस ये कह रही है कि यार थोड़ा सा लिमिट्स में रह के काम करो। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड साइजेस टेकिंग विजिबल पॉजिटिव चेंज सस्टेनेबिलिटी कैन क्रिएट कंपेटिव एडवांटेज। अब ये बात जाके लिंक होगी कंपेटिव एडवांटेज से कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? आप अपने दुश्मनों से बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो बुक ये कहना चाह रही है कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ आएंगे तो शायद आप वाकई अपने दुश्मनों से आगे चले जाएं। शायद फाइनेंशियली नहीं, शायद मोरली से ही लोग देखेंगे कि यार फलानी कंपनी जो है वो उसकी फैक्ट्रीज जो है वो बड़ी साफ सुथरी हैं, बहुत कम पोल्यूशन करती हैं। या लोग कहेंगे कि यार फलानी कंपनी जो है वो बहुत जो है वो रिसाइकलिंग की तरफ फोकस करती है, बड़ी सस्टेनेबिलिटी की तरफ है। तो शायद आपकी कंपनी को लोग जो है वो ज्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दें। वो लोग जो कि फर्म्स दैट इन एक्ट एंड कम्युनिकेट व्हेन कैन विन कस्टमर्स कॉन्टैक्ट एंड टैलेंट। अगर कोई कंपनी इस हवाले से मशहूर हो गई है कि वो बड़ी अच्छी सस्टेनेबल है, बड़ा जो है वो इन्वायरमेंट का ख्याल रखनी है, तो उसके कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे, उसके टैलेंट यहाँ वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब ये कि आपका भी दिल करेगा कि मैं उस वाली कंपनी के लिए काम करूं जिससे जो है वो इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज होता है। डबल फायदा, दीनों दुनिया दोनों, आपको सवाब भी मिलेगा कि आप अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। शायद इसीलिए मैं इंडस्ट्री नहीं गया, शायद मैं भी टीचिंग में आया हूं कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा, और क्या चाहिए दुनिया में। वंस अगेन पर्सनल बात होगी, वापस आए स्लाइड्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन समझ आ रही है। और नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स। फाइनेंस प्रोफेशनल से क्या मुराद है? आप लोग वैसे डेफिनेशन के अंदर तो मैं भी आता हूं, लेकिन मेरा फ्यूचर चूंकि मुझे नजर आ रहा है कि एजुकेशन में, वैसे फ्यूचर तो अल्लाह ने देखा है, क्या पता अचानक से जो है वो महीने बाद मैं दुबई में बैठा हूं, बट कोई नहीं, कुछ पता नहीं। लेट्स सी फाइनेंस प्रोफेशनल आप लोगों के फ्यूचर में जो है वो सस्टेनेबिलिटी ने क्या रखा है। तो इससे पहले कि मैं स्लाइड्स की बात करूं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई कैप ने रिसेंट जो ये स्कीम चेंज किया उसमें कौन सी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया है? देखा जाए तो दो चीजें हैं। एआई, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। ओवरऑल मैं इसको एक ही पोर्शन कंसीडर करता हूं, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। और दूसरा सस्टेनेबिलिटी।
तो देखा जाए तो फ्यूचर, अगर आई कैप में इतने पढ़े 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 लिखे लोग जो है वो पाए जा रहे हैं, तो उन्होंने एवी हंसी मजाक में तो नहीं सस्टेनेबिलिटी और जो है वो डाटा एंड एनालिटिक्स और एआई के ऊपर इतना फोकस किया, कुछ सोच के किया होगा। शायद वो लोग ये चाहते हैं कि आगे जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं वो ऑब्सोलीट ना हो जाए, एआई आके आपको जो है वो बिल्कुल रिप्लेस ना कर दे। तो शायद आई कैप आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है। ये अलग बात है कि आप में से ज्यादातर लोगों को आई कैप जो है वो बड़ा बुरा लगता है। आई कैप की भी कोई पोस्ट हो तो उसके ऊपर जो है वो सोशल डिक्लाइन की बहुत सारी आपको डेफिनेशंस देखने में मिल जाती हैं। बट द पॉइंट इज, आई कैप अगर इतना फोकस कर रहा है सस्टेनेबिलिटी पे, तो शायद फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी ही है। शायद कल को सिर्फ वही कंपनीज ऑपरेट कर सकें जो सस्टेनेबिलिटी हो। पाकिस्तान का कोई पता नहीं, लेकिन बाहर के मुल्कों में वाकई ऐसा स्टार्ट होना शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज लगना स्टार्ट हो गई हैं कि ठीक है, तुम लोग अच्छे लोग हो, बहुत सारा काम करते हो, लेकिन सस्टेनेबल नहीं हो, तुम लोगों की वजह से माशरा बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक्स्ट्रा टैक्स दो या एक्स्ट्रा पेनल्टीज दो या अपना फलाना ऑपरेशन बंद कर दो। तो सस्टेनेबिलिटी, इससे पहले कि मैं बुक की बातें कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दूं, इस टाइम में दिल से बोल रहा हूं, वाकई में फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए सस्टेनेबिलिटी समझना जरूरी है। थोड़ा सा अगर लॉजिकल होकर सोचें, अगर आप सस्टेनेबिलिटी, या तो आप किसी ऐसी फर्म में जाएंगे जहां सस्टेनेबिलिटी जो है वो फोकस होती होगी, तो सस्टेनेबिलिटी से जबानी तो नहीं है। आगे जाके हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, सस्टेनेबिलिटी बड़ा साइंस है। आपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है, अपनी सस्टेनेबिलिटी आगे ऑडिट करवाना है कि भाई हमने कागज में लिख के दे दिया कि भाई हम बड़े सस्टेनेबल लोग हैं, हम बड़े नेक लोग हैं, हम एनवायरनमेंट को बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर आपने झूठ बोल दिया तो कोई एक नेक बंदा बाहर से आके आपका ऑडिट भी करेगा, चेक करेगा कि आपने सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो इतनी लंबी तकरीर की है, जो सारी बातें लिखी हैं, क्या ये सच भी है कि नहीं। तो वो ऑडिटर जो आके आपको ऑडिट कर रहा है, क्या फ्री में करेगा? वो वाला ऑडिटर भी पैसे कमाएगा। तो उस ऑडिटर ने अपनी सस्टेनेबिलिटी की नॉलेज की बेस पे पैसे कमाए, हलाल पैसे कमाए। सुन के मुंह में पानी आ रहा है? अच्छी बात है। हलाल पैसा कंपनी के अंदर भी है जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रही है, वो नेक ऑडिटर जो आके उसको ऑडिट कर रहा है वो भी पैसे कमा रहा है। और कितने सारे जो है वो होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने सस्टेनेबिलिटीज के लिए खातिर जो है वो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं या कोई डिस्क्लोजर्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, आप एक्स्ट्रा अकाउंटेंट्स को हायर करेंगे। कौन से वाले अकाउंटेंट को हायर करेंगे? जिसे सस्टेनेबिलिटी आती होगी कि नहीं आती होगी? वो वाला जो सस्टेनेबिलिटी का एक्सपर्ट होगा, वो भी हलाल पैसे कमाएगा। तो द पॉइंट इज, ये सिर्फ दुनिया का फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है। तो कहते हैं कि वो चीज बेस्ट होती है जिससे विन विन सिचुएशन हो। आपका भी फायदा हो जाए, दुनिया का भी फायदा हो जाए, दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए। दुनिया को, इंसान को और चाहिए क्या? तो सस्टेनेबिलिटी ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए अच्छी चीज है, बल्कि शायद सस्टेनेबिलिटी से आप बहुत सारा सवाब भी कमा सकें। अब पढ़ते हैं बुक्स में, स्लाइड्स में क्या लिखा है। मैंने अपनी दिल की बातें तो कर दी। Finance teams identify environmental risks in business cases, ensure accurate climate and sustainability reporting। वैसे तो काफी कुछ लिखा है, बार बारी इनके ऊपर बात करते हैं। Environmental risks in business cases, क्या पता कल को इस तरह की असाइनमेंट्स आएंगे, डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आके हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दो कि हम ये जो नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचेगा, क्या हम उस नुकसान को मिटिगेट कर सकते हैं कि नहीं, या क्या हमारे पास कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। पैसे कमाने का तरीका। एंश्योर एक्यूरेट क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, कंपनी ने अपने अकाउंट्स में लिख दिया कि हमने जो है वो एनवायरनमेंट का बड़ा ख्याल रखा है, हमने बड़ी सस्टेनेबिलिटी की है। ऑडिटर साहब आके उसे चेक करेंगे। ऑडिटर साहब पैसे कमाएंगे हलाल के उस चेक करने के कि इन लोगों ने जो बातें लिखी हैं सही लिखी हैं कि नहीं। पैसा जबरदस्त। एंड डायरेक्ट कैपिटल टू ग्रीनर प्रोजेक्ट्स, शायद कल को ग्रीनर प्रोजेक्ट से हम मुराद ये है कि शायद बैंक्स आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनसे एनवायरमेंटल जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना होता हो, शायद उसके लिए लोन्स आपको इजीली मिल जाए, शायद अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए। तो इससे आपको डायरेक्ट पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन एक तरह से कॉस्ट सेविंग है। और आप लोग अकाउंटेंट्स हैं, आप लोगों को पता है कि कॉस्ट सेविंग भी एक तरह की अदर इनकम होती है, एक तरह का फायदा होता है। तो फिर फायदा, हलाल फायदा। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट फ्रेमवर्क्स लाइक ईएसजी। ईएसजी आगे हमने इस चैप्टर में जाके पढ़ना है एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन एक फ्रेमवर्क है। आपने, खैर आप लोगों के लिए तो एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह जब फर्म में जाएंगे आपको पता लगेगा कि जो भी कंपनी सबसे पहली दफा आईएफआरएस 9 इंप्लीमेंट करती है उसके ऊपर कितना बड़ा सरदर्द होता है। तो फिर कुछ अकाउंटेंट्स आते हैं जो कि नया स्टैंड, खैर आईएफआरएस 9 तो चुके मैं अपने हाथों से इंप्लीमेंट होते देखा है, इसलिए मैं जो है वो इतना इमोशनल हो गया उसके ऊपर। लेकिन जब भी कोई नया स्टैंडर्ड या नया फ्रेमवर्क आता है, हर कंपनी, हर बड़ी कंपनी जब उसे अप्लाई
अप्लाई करती है तो उसे स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं जो कि आके एप्लीकेशन सही कर सकें। मैंने चूंकि कंपनी का ये FRS 9 के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ से बनाए हैं, इसलिए जो है वो मुझे वो, आई थिंक वो भी नवंबर था किसी एक साल का। खैर इमोशनल नहीं होने वाली, शायद पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। तो कोई भी नया स्टैंडर्ड, कोई भी नई चीजें अप्लाई करते हुए जो है वो बहुत सारे जो है वो आपको सूटेबल प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं जिससे उस चीज का नॉलेज हो। तो आपको सस्टेनेबिलिटी का नॉलेज होगा तो आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेयरवर्क्स वाली असाइनमेंट पे भी काम कर सकते हैं हलाल पैसे। बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार हर पॉइंट के अंदर पैसे से बस लेके आ रहा हूं कि आप लोगों को हलाल तरीके से मोटिवेट कर सकूं, कि सिर्फ इससे आप जो है वो ये समझ के ना पढ़ें कि ठीक है फजूल सा एक चैप्टर है जहां से जो है वो 10-15 नंबर का पेपर आना है। इंशाल्लाह अगर नीयत साफ है तो आगे इस जगह से बहुत सारे हलाल पैसे भी कमाए जा सकते हैं। आखिरी पॉइंट क्या है? एंड प्रोवाइड अश्योरेंस ओवर सस्टेनेबिलिटी क्लेम। ये भी तकरीबन ऑडिट से मिलती जुलती बात ही है कि अश्योरेंस, आपने शायद पढ़ा भी हो कि अश्योरेंस जो है वो ऑडिट का थोड़ा सा एक लोअर लेवल होता है, कि आप जो है वो थोड़ा सा रफली देख के बता दें हाँ भाई हमने चेक किया है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है वो बड़े सस्टेनेबल लोग हैं। और इसके साथ ही हमारा आज का जो एरिया था वो कंप्लीट हुआ। अब देखें हर एरिया के बाद ना मैंने आइडेंटिफाई करके रखा होता है कि कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आज की पढ़ाई के बाद जो है वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम क्या हो गया? अभी भी क्लास में 10 मिनट इजीली मौजूद हैं। बट आज चूंकि पहली जो है वो नॉर्मल क्लास थी, मैं ये तीनों सवाल आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि एक दफा अब आप खुद टक्कर मार के आए। बहुत इजी सवाल हैं, ट्रस्ट मी। 1, 4 एंड 7। एक दफा मैं फिर रिपीट कर दूं। वी हैव होमवर्क में क्या, 3 पेजेस नोट कर लें। अब ये नोट करने वाला समाया जाता है। पेज नंबर 182 टू 184 आईकैप की बुक का आपने रीड करके आना है। अब यहाँ 182 से 184 तक मेरी मुराद क्या है, प्लीज एक दफा ये भी देख लें। पीडीएफ जब आप ओपन करते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे तो पेज नंबर आ रहा होता है, वो वाला पेज नंबर नहीं देखना, ये वाला पेज नंबर देखना है। ये चेक करें, ये जो ग्रीन कलर का लिखा है ना 182, यहां से आपने आपने कहा स्लाइड्स और आई कैप की बुक शेयर कर दें प्लीज। अच्छा, स्लाइड्स का तरीकेकार ये होता है कि मैं जिस दिन चैप्टर खत्म होता है उस दिन जो है वो शेयर करता हूं। तो फिलहाल आपने होमवर्क करना है बुक के ऊपर। बुक में जो है वो शेयर कर देता हूं, बल्कि शेयर क्या करता हूं, आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देता हूं। उसमें जो है बुक भी अवेलेबल होगी और स्लाइड्स भी अवेलेबल होंगी। फिलहाल अगर किसी को जो है वो स्लाइड्स भी रीड करनी है तो जो है वो उसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें, लेकिन स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह आखिरी दिन मिलेंगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, आई कैप की बुक का पेज नंबर 182 टू 184, और जो 24 प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 7। नोट कर लें। 3 पेज और 3 सवाल। मैं नहीं ख्याल मैं कोई बहुत जालिम इंसान हूं जो कि आपसे बहुत ज्यादा होमवर्क दे रहा है। क्या ख्याल है, चलेगा? 3 पेज की रीडिंग और 3 सवाल, शायद आधा घंटा भी ना लगे आपका। जबरदस्त। ठीक है, ये नोट कर लें और फिर मुझे अल्लाह हाफिज बोले। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद है आज जो मैंने बातें की हैं सिर्फ सिलेबस की हद तक ना रहें, शायद काश जो है वो उससे आपका कोई फ्यूचर बेनिफिट भी हो, शायद ये मेरी बातें दिल में बैठ जाएं तो शायद आप भी इन्वायरमेंट का कुछ भला कर सकें। इसी पॉजिटिव नोट और दुआ के साथ मुझे बोल दें अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।